नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। करने क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज हम क्लास लेने जाएंगे ग्राम विकास अधिकारी, जो 2 नवंबर को आपको एग्ज़ाम होने वाली है, उससे संबंधित कुछ रामबाण आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर से संबंधित। तो आज की क्लास में हम वीडियो एग्ज़ाम से संबंधित, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। जो आपका ब्लूटूथ होता है, तो ब्लूटूथ के बारे में आप सभी जानते हो। ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है ब्लूटूथ का उपयोग, ये तो आप सभी उपयोग करते हो ब्लूटूथ के बारे में। तो ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दो आपके जैसे मोबाइल होते हैं, ये सभी इसके बारे में जानते हो। 2 मोबाइल हैं, 2 मोबाइल के मध्य हैं, कोई भी आपको डेटा ट्रांसफर करने होते हैं, तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। और जो ब्लूटूथ की जो डेटा को स्थानांतरण करना है या जो डेटा ट्रांसफर करने की जो गति होती है वो धीमी होती है, या धीमी गति से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, कम दूरी के लिए होता है कि 2 मोबाइल के बीच, 2 मोबाइल के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए, क्या करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कम दूरी में, कम दूरी में। तो ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, तो ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। अब जो ब्लूटूथ है, एक तो है मीडिया टाइप होते हैं आपकी, मीडिया टाइप। मीडिया टाइप क्या होते हैं, डेटा ट्रांसफर किया जाता है, जैसे हम देखो होते, एक तो आपका वायरलेस, वायरलेस, एक होता है वायर, एक होता है वायरलेस, एक होता है वायर, जिसको दूसरा नाम होता है वायरलेस का गाइडेड मीडिया। कौन सा मीडिया होता है, गाइडेड मीडिया। क्या होता है, वायरलेस, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस, गाइडेड व अनगाइडेड मीडिया। तो जो गाइडेड वायरलेस होता है, वायरलेस नाम से पता है, बिना वायर के, बिना वायर के, बिना वायर के डेटा का ट्रांसफर करना। तो आप जो ब्लूटूथ होता है, तो ब्लूटूथ में जो डेटा का ट्रांसफर किया जाता है बिना वायर के किया जाता है। तो कौन सी मीडिया टाइप हो गया आपका, वायरलेस। कौन सा हो गया, वायरलेस। तो वायरलेस में बिना वायर के डेटा का ट्रांसफर किया जाता है, इसमें किसी प्रकार की डेटा ट्रांसफर की आवश्यकता, यानी सॉरी, किसी प्रकार की केबल की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो वायरलेस कौन कौन सी होगी, जैसे आपकी, तो ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 2.4 गीगा हर्ट्ज, 5 गीगा हर्ट्ज, 1.2 गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, 2.4 गीगा हर्ट्ज। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्या है, किसका भाग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, किसका भाग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। पावर पॉइंट किसका भाग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसमें जो फाइल बनाई जाती है इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। जो फाइल बनाती है उस फाइल को किस नाम से जाना जाता है, प्रेजेंटेशन के। और जो फाइलें होती है, इसमें फाइल होती है वो किस में डिवाइड होती है, स्लाइड्स में। क्या होती है,
स्लाइड्स में। पावर पॉइंट किसका भाग है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें जो बनाई गई फाइलें होती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? प्रेजेंटेशन। और प्रत्येक फाइल किस में विभाजित होती है? स्लाइड्स में। किस में विभाजित होती है? स्लाइड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन आप सभी जानते होंगे, जैसे आपने जो शादी में आपका जो पहले क्या होता है, डीवीडी आती थी, डीवीडी कैसेट आती थी, अब क्या होता है पेन ड्राइव में आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग आती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में जैसे सबसे पहले जैसे आप जो परिवार के मेंबर्स होते हैं उसके नाम आते हैं, वो नाम कभी लेफ्ट साइड से आते हैं, कभी राइट साइड से आते हैं, कभी स्पिन करते हैं, कभी ड्रॉप करते हैं, कभी उछलते आते हैं। तो वो क्या होता है? एनिमेशन। यानी कोई भी टेक्स्ट होता है उसको गतिशील करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनिमेशन। टेक्स्ट को गतिशील गति देने के लिए किसका उपयोग करेंगे? एनिमेशन। तो टेक्स्ट को गतिशील करने के लिए, गतिशील करने के लिए, थीम और लेआउट को नियंत्रित करने के लिए, आपकी जो थीम होगी, थीम और लेआउट को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्लाइड मास्टर का। अब देखो स्लाइड मास्टर से क्या होता है, जैसे हम स्लाइड मास्टर से सभी थीम को एक साथ, जैसे आपको सभी एक से ज्यादा आपकी स्लाइडें हैं। स्लाइडें क्या होती है? अलग अलग जो पेज होता है उनको बोलते हैं स्लाइडें। अलग अलग जो स्लाइडें होती हैं सभी में एक जैसी आपको थीम यूज करनी है, तो किसके माध्यम से? स्लाइड मास्टर के माध्यम से सभी का एक ही थीम और लेआउट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? स्लाइड मास्टर के माध्यम से। साउंड इंसर्ट करने के लिए, तो साउंड भी ध्वनि, किसी प्रकार की आपको ध्वनि इंसर्ट करनी है तो किसका माध्यम उपयोग करेंगे? साउंड गार्ड का। तो अब आपको यहां पर क्या क्वेश्चन है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्लाइड मास्टर का उपयोग होता है कोई भी आपकी जो थीम होगी, जो लेआउट होगा, उन दोनों को एक से ज्यादा थीम है, जैसे आपकी स्लाइड 1 हो गई, स्लाइड 2 हो गई, 3 स्लाइडें, तीनों में आपकी ये फाइलें बनी हुई इस प्रकार से। तो इनमें आपको लेआउट एक ही रखना है और थीम भी एक ही रखनी है। क्या रखनी है? थीम। तीनों में एक जैसा रखना है तो किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड मास्टर का। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होती है? मुख्य उद्देश्य सबसे तेज मेमोरी होती है। जो आपकी कैश मेमोरी होती है, ये आपकी जो कैश मेमोरी होती है सबसे तेज मेमोरी होती है। अब कैश मेमोरी का उपयोग आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू और रैम के बीच, सीपीयू और रैम के बीच किसका कार्य होता है? कैश मेमोरी का। इसके बीच कैश मेमोरी का। अब सीपीयू के बाहर, जो सीपीयू के बाहर भाग होता है आपका, जो सीपीयू होता है, सीपीयू क्या होता है? मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क होता है। किसका? कंप्यूटर का। तो सीपीयू के द्वारा बार बार जो भी डेटा उपयोग में लिए जाते हैं उनको संग्रहित कौन करता है? कैश मेमोरी। कि बार बार आपको जो डेटा यूज किए जा रहे हैं वो कैश मेमोरी में क्या होते हैं? संग्रहित रहते हैं। ये के नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है? टेम्पोरली स्टोरेज करने के लिए, सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए। यानी जो सीपीयू होता है, यानी सीपीयू को कोई भी डेटा की आवश्यकता होती है, जो भी डेटा लेना होता है सीपीयू को, और रैम के पास जाएगा, रैम से डेटा लेगा। क्या? तो आपको क्या लगेगा? टाइमिंग लगेगा। टाइमिंग लगेगा। इन दोनों के बीच कौन सी मेमोरी कार्य करती है? कैश मेमोरी। यानी जो सीपीयू होता है और जो रैम होता है, इन दोनों के बीच कौन सी मेमोरी कार्य करती है? कैश मेमोरी। जब सीपीयू से कोई डेटा लेगा टाइम लगेगा। अब सीपीयू डेटा किससे ले रहा है? कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी से ले रहा है तो समय कम लगेगा। समय कम लगेगा तो कार्य भी क्या होगा? फास्ट होगा। तो क्या होगा? सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए हार्ड डिस्क डेटा, तो हार्ड डिस्क क्या होती है? एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जब आप कंप्यूटर में कोई कार्य करते हो, जब आपका ये कंप्यूटर है,
कंप्यूटर में आपकी कोई फाइल होती है, फाइल पे जब आप वर्क करते हो, कोई भी आप कार्य करते हो, तो आप कार्य करते हो उस समय आपकी फाइल कहाँ पे रहती है? कंप्यूटर पे आप कोई भी कार्य करोगे उस समय आपकी फाइल जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे दोस्तों, तब तक वो कहाँ पर रहेगी? वर्क करोगे तब कहाँ पे रहती है? रैम में रहती है। रैम एक परिवर्तनशील मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? परिवर्तनशील मेमोरी होती है। यानी जब तक पावर रहेगा तब तक डेटा रहेंगे, पावर चले जाने के बाद डेटा डिलीट हो जाएंगे। और जब इस फाइल को हम क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद कहां पर चली जाती है? आपकी एसएसडी या आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में चली जाती है। बैकअप लेने के लिए, तो बैकअप लेने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सीपीयू की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कैश मेमोरी का। यानी कंप्यूटर जो सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी का? कैश मेमोरी का। फिशिंग क्या है? देखो यहां से फिशिंग शब्द एक साइबर अटैक होता है। क्या होता है? साइबर। कई बार जैसे आपके पास कॉल आता है, साइबर कॉल आता है, आपके पास कॉल ऐसा आता है कि आपकी लॉटरी लगी है, तो आपके एटीएम कार्ड के नंबर बताइए, जो पिन नंबर बताइए, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है, आपका जो अकाउंट है अकाउंट की डिटेल बताइए। वो क्या होते हैं? साइबर कॉल होते हैं। तो साइबर फिशिंग। अब फिशिंग का देखो यहां से फिशिंग का हो गया, फिशिंग। फिशिंग का मछली से है। क्या है? मछली। जब एक मछुआरा क्या करता है? मछलियों को पकड़ता है। तो मछुआरा जब मछलियों को पकड़ेगा तो किसकी आवश्यकता होगी? जाल की आवश्यकता होगी। किसकी? जाल की। तो पानी में क्या फेंकेगा? पानी में क्या फेंकेगा? जाल फेंकेगा। जाल फेंकने पर जो आपकी मछलियां होगी कहां पर चली जाएगी? जाल में घुस जाएगी। तो इसी प्रकार से जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जो साइबर क्राइम होते हैं आपके, या जो साइबर धोखाधड़ी होती है, तो वो क्या करेगा? आपके पास कुछ भ्रामक मैसेज भेजेगा। भ्रामक मैसेज किस प्रकार से भेजेगा? किस प्रकार से आपके पास जाल भेजेगा? जाल इस प्रकार से भेजेगा कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, 5000 की लॉटरी पाइए, या इस प्रकार से आएगा आप इन पे क्लिक कीजिए जिससे 500 रुपए का रिचार्ज पाइए। यानी आपको कुछ भ्रामक आपको लालच देगा, तो आप उस लालच के चक्कर में कभी नहीं आना है। तो लालच के चक्कर में आ गए, आपने सोचा कि 1000 रुपए मिल रहे हैं, आपने अपनी जो डिटेल होगी बैंक की, जैसे आपके अकाउंट नंबर हो गए, आपके जो एटीएम कार्ड हो गया, उन सब की डिटेल आप उसमें जो वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट में हम फिल करेंगे। जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको पूछेगा, अपना नाम पूछ लिया, जैसे आपके जो अकाउंट नंबर है, उसके बाद आपके जो डेबिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड के नंबर हैं, उसके बाद पिन नंबर है। ये सारी जानकारी जब आप उसमें फिल कर दोगे तो आपकी जो अकाउंट से संबंधित आपकी जो निजी जानकारी हो, जानकारी को क्या करेगा? चुरा लेगा। इसकी निजी जानकारी, अकाउंट से संबंधित जानकारी चुरा लेगा, और आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को वो भी साथ में चुरा लेगा। तो हमेशा फिशिंग क्या होता है? फिशिंग क्या है? ईमेल के माध्यम से पासवर्ड या बैंक जानकारी चुराना। क्या होता है? ईमेल के माध्यम से आपके पास कुछ मेल भेजेगा या इस प्रकार से लिंक भेजेगा, ईमेल के माध्यम से पासवर्ड। अब देखो पासवर्ड पूछेगा, या पासवर्ड क्या होते हैं? जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, आपका बैंक अकाउंट होता है, तो आपने सभी जानते होंगे, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आपके यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। तो आपका ईमेल के माध्यम से पासवर्ड या बैंक की जानकारी चुराना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग। कंप्यूटर को वायरस से साफ करना गलत बात है। कंप्यूटर को वायरस से वो कभी साफ नहीं करेगा। साफ किसको करेगा दोस्तों? वो आपके अकाउंट को साफ करेगा। तो हमेशा क्या करना आपको? कोई भी आपको भ्रामक मेल आपको प्राप्त हुई, तो जब भी कोई भी मेल होती है आपको प्राप्त होती है, आपको उस पे लिंक नहीं, उस जो लिंक आता है उस पे क्लिक नहीं करना है।
क्या नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है, ओपन नहीं करना है। अब उसकी पहचान कैसे करते हैं, यानी उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये आपकी जो लिंक भेजा है, ये जो वेबसाइट है वो आपकी सिक्योर है या अनसिक्योर है। सिक्योर मीन सुरक्षित, सिक्योर है या अनसिक्योर। तो कोई भी जो वेबसाइट होगी उसके शुरू में HTTPS या पेड लोग का चिन्ह, पेड लोग यानी पेड लोग क्या होता है, इस प्रकार का एक चिन्ह बनाएगा, यानी एक लोग का चिन्ह या शुरू में HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का अर्थ यहां पर क्या होता है, सिक्योर, यानी ये आपकी वेबसाइट क्या है, सुरक्षित है। क्या है, आपकी वेबसाइट सुरक्षित है। जिस वेबसाइट के शुरू में HTTPS या पेड लोग का चिन्ह बना होगा वो वेबसाइट आपकी क्या होगी, सिक्योर होगी। उसी वेबसाइट पर आपको अपनी व्यक्तिगत या निजी जानकारी टाइप करनी है। अन्य कोई भ्रामक वेबसाइट आए आपके पास तो उस वेबसाइट पे आपको व्यक्तिगत और निजी जानकारी अकाउंट से संबंधित कभी भी आपको भूलकर भी टाइप नहीं करनी है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया गया, कौन से सन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया, 1945 में, 1956 में, 1965 में, 1971 में, कि कौन सी सन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। तो आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार है वो कब किया गया, कौन सी पीढ़ी में किया गया, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार चौथी पीढ़ी में। कौन सी, चौथी, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। कौन सी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। और इस जनरेशन में किसका उपयोग किया गया, हाई लैंग्वेज का उपयोग किया गया। कौन सी लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज का उपयोग किया गया सन 1971। कौन सी जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन। तो दोस्तों जनरेशन कौन सी हुई आपकी, फोर्थ जनरेशन। और ये जनरेशन कब तक चली, 1980 से, सॉरी 1980 तक, 1971 से लेकर 1980 तक। और 1980 के बाद में कौन सी जनरेशन आई, आपकी फिफ्थ जनरेशन, जिसमें AI का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया गया। जो भी आपके स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन है, आपके जो लैपटॉप है, लेटेस्ट जो लैपटॉप है, इनमें किसका, पांचवी पीढ़ी का उपयोग किया गया। AI पर आधारित है। कौन, किस पे आधारित है, आपकी AI पर आधारित है। तो माइक्रो प्रोसेसर, कौन सी माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया गया, कौन सी पीढ़ी में किया गया, सन 1971 से लेकर 1981 तक पीढ़ी चली। और फोर्थ जनरेशन है, इसमें किसका उपयोग किया गया, हाई लैंग्वेज का, किसका, उच्च स्तरीय भाषा का। कौन सी भाषा का, उच्च स्तरीय भाषा का। इसके जो कंप्यूटर हैं IBM PC। तो आपकी जो चतुर्थ पीढ़ी थी उसमें IBM PC कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। कौन सी पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी, जिसमें हाई लैंग्वेज। और पांचवी पीढ़ी कौन सी है आपकी, 1980। 1980 से लेकर जो वर्तमान में चल रही हैं वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। पांचवी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, AI फीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया गया। और सन 1964 से 71 तक कौन सी हुई, थर्ड जनरेशन। कौन सी हुई, तृतीय जनरेशन। कौन सी पीढ़ी हो गई, तीसरी जनरेशन। कौन सी, तीसरी जनरेशन। और तीसरी जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा किसका उपयोग किया गया, उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया है। और उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी होती हैं, जैसे ये आपकी तृतीय पीढ़ी हो गई ना, इसमें किसका उपयोग किया गया था, कोबोल,
कोबोल फोटोन लैंग्वेज का उपयोग किया गया। कौन सी का? कोबोल का और फोटोन। और इसके जो कंप्यूटर हैं आईबीएम, कौन सा है? आईबीएम 360 सीरीज। 360 सीरीज से जो भी आपकी कंप्यूटर हैं वो कौन सी पीढ़ी में उपयोग, कौन सी पीढ़ी हो गई? पीढ़ी नंबर 3। कब चली थी? 1964 से 1971। किसका उपयोग किया गया? उच्च स्तरीय भाषा का। उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोटोन। और पीसी कौन से रहे? आईबीएम 360 सीरीज के, ये आपके कंप्यूटर। और उसके बाद सन 1956 से 63 के बीच, सन 1956 से 63 के बीच सेकंड जनरेशन का, कौन सी? सेकंड जनरेशन का उपयोग किया गया। कौन सी? द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी कब चली? 1956 से लेकर 1963 तक कौन सी पीढ़ी चली? द्वितीय पीढ़ी। और इस पीढ़ी में किसका उपयोग किया था? लैंग्वेज कौन सी? असेंबली लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया? असेंबली लैंग्वेज का। कब चली? 1956 से 1963। और किसका उपयोग किया? ये थोड़े छोटे कंप्यूटर होते थे। किससे? छोटे कंप्यूटर, कम बिजली, कम बिजली। किसकी बजाय? पहली जनरेशन की बजाय, प्रथम जनरेशन की बजाय जो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर आए उसे प्रथम जनरेशन से थोड़े छोटे थे और कम बिजली का खर्चा होता था। और इसमें कंप्यूटर कौन से थे? आईबीएम। आईबीएम कौन कौन से? 1401। कौन सा? आईबीएम 1401। इसके अलावा कौन सी जनरेशन रह गई हमारी? फर्स्ट जनरेशन, जो सन 1940 से लेकर 1956 तक, सन 1940 से लेकर 1956। कौन सी? फर्स्ट जनरेशन। मशीनरी लैंग्वेज का, मशीनरी लैंग्वेज किसका उपयोग किया गया? मशीनरी लैंग्वेज का उपयोग किया गया। कौन सी पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया। और इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर का? ENIAC, कौन सा? ENIAC। और दूसरे कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया गया था? ENIAC और UNIVAC। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं जनरेशन के बारे में। जो प्रथम जनरेशन आपकी रही सन 1940 से 56 के बीच, पहली जनरेशन है 1940 से 56, फर्स्ट जनरेशन, जिसमें मशीनरी लैंग्वेज का उपयोग किया गया। इसके कंप्यूटर ENIAC और UNIVAC कंप्यूटर रहे। उसके बाद ये कंप्यूटर क्या होते हैं? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे बहुत बड़ी थे, बहुत बड़ी क्या थे? बहुत बड़े थे। और बिजली है वो भी काफी मात्रा में खर्च करते थे। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकंड जनरेशन आई तो फर्स्ट जनरेशन से थोड़े छोटे कंप्यूटर आए। इसे फर्स्ट से थोड़े छोटे कंप्यूटर आए और ये जो बिजली है फर्स्ट जनरेशन की वजह थोड़ी कम बिजली की खपत करते थे। जो सेकंड जनरेशन आपकी चली थी 1956 से लेकर 63, 7 वर्ष तक चली। सेकेंड जनरेशन में आपकी असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया। कौन सी लैंग्वेज का? असेंबली लैंग्वेज। और इसमें IBM 1401 पीसी थे और ये थोड़े छोटे थे, कम बिजली की खपत करते। उसके बाद थर्ड जनरेशन सन 1964 से लेकर 71 तक चली। सन 1964 से 71 तक चली, जिसमें उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया। उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोटोन। और इसका IBM 360 सीरीज के जो कंप्यूटर थे वो कौन सी जनरेशन के थे? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। उसके बाद हमारी जनरेशन रही फोर्थ जनरेशन सन 1971 से 1980 तक। इसमें सन 1971 से लेकर 1980 तक इसमें हाई लैंग्वेज का उपयोग किया गया, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इसमें हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं, हजारों लाखों अरबों में होते हैं ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लाखों अरबों में होती है, और एक सिलिकॉन चिप पर होती है। किस पे होती है? सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर। इसके बारे में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, माइक्रो चिप के बारे में। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन सी जनरेशन में किया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर का 1971 से लेकर 1980 तक चली 4th जनरेशन हाई लैंग्वेज, और किसका उपयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। फर्स्ट जनरेशन थी उसमें किसका उपयोग किया? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। उसके बाद सेकेंड जो जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन में हमें ट्रांजिस्टर का किसका इस्तेमाल किया गया? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन आई थी उसमें आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। कौन सी में? थर्ड जनरेशन में आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार या उपयोग पहली बार कब हुआ? असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज का उपयोग कब किया गया? फर्स्ट जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में? फर्स्ट में किसका उपयोग किया? मशीनरी का। दूसरे में असेंबली। दूसरे में किसका उपयोग किया गया? असेंबली। इसमें किसका उपयोग किया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर। किसका उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। अब यहां पर हमने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? असेंबली लैंग्वेज का उपयोग पहली बार कब हुआ? कौन सी जनरेशन में हुआ? यहां पर आपको सन नहीं दे रखा है, वो जनरेशन दी गई है। तो यहां पर सन कौन सी रही? सन 1956 से लेकर 1956 से लेकर 1963। यह रही है आपकी 1940 से लेकर 56 तक। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन आई थी, थर्ड जनरेशन में आईसी, किसका? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। और आपकी जो फोर्थ जनरेशन है इसमें किसका उपयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का। किसका उपयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का। फर्स्ट में किसका? मशीन का। दूसरी में असेंबली। तीसरे में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में प्रयोग हुई? तो ये जो VLSI जो टेक्नोलॉजी है कौन सी जनरेशन में उपयोग की गई? उस जनरेशन का नाम बताइए। तो कौन सी जनरेशन थी जिसमें इसका उपयोग किया गया? फर्स्ट जनरेशन में किया गया, या सेकंड जनरेशन में किया गया, या थर्ड जनरेशन में किया गया, या फोर्थ जनरेशन में इसका उपयोग किया गया? यानी VLSI एक ऐसी तकनीकी है, क्या हमारी एक तकनीकी है जिसमें लाखों से, क्या लाखों से अरबों तक ट्रांजिस्टर, एक ऐसी तकनीकी है जिसमें लाखों से अरबों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक, लाखों से हजारों ट्रांजिस्टर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एक ही सिलिकॉन चिप पर संग्रहित किया गया है या समाहित किया गया। किसमें? एक ही चिप पर, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी चिप पर लाखों से लेकर अरबों माइक्रो प्रोसेसर या इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एक ही चिप पर संग्रहित किया गया। एक ही चिप पर संग्रहित किया गया। किसमें संग्रहित किया गया? आईसी चिप। और आईसी चिप का आविष्कार कौन सी जनरेशन में हुआ था? फोर्थ जनरेशन में, सन 1971 में। VLC का आविष्कार कब? ये जो पीढ़ी है
इस पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था। कौन सी पीढ़ी में? चतुर्थ पीढ़ी में। और सन 1960 से, सन 1960 से तकनीक की शुरुआत हुई, यानी सन 1960 से ये तकनीकी शुरू हुई। कौन सी? आईसी सर्किट से संबंधित। अब यहां से जो तकनीकी शुरू हुई, इस तकनीक से शुरू होने से पहले आपको SSI टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद MSI। तो SSI का है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और M का हो गया मीडियम। क्या हो गया? मीडियम। इन दोनों तकनीक के बाद में किसका उपयोग किया गया? VLSI का। किसका उपयोग किया गया? VLSI का। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब दोनों तकनीक के बाद किसका उपयोग किया गया? VLSI का। किसका उपयोग किया गया? VLSI तकनीक का उपयोग किया गया। सन 1970 के बाद में क्या हुआ? ये तो सन 1970 के बाद, सन 1970 यानी दशक, सन 1970 के बाद हजारों ट्रांजिस्टर होते थे, उन ट्रांजिस्टर को क्या किया जाएगा? एक ही चिप में, हजारों ट्रांजिस्टर को एक ही चिप में समाहित किया गया। और तब से लेकर किसका उपयोग किया जा रहा है? VLSI का उपयोग किया जा रहा है। सन 1970 से, जब सन 1970 में हजारों ट्रांजिस्टर को एक ही आईसी सर्किट यानी इस चिप पर संग्रहित किया गया, तब से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। किसका? VLSI का। कौन सी टेक्नोलॉजी है? VLSI। VLSI क्या है? एक ऐसी तकनीकी है जिसमें लाखों हजारों ट्रांजिस्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एक ही चिप में संग्रहित किया जाता है। कौन सी? एक ही चिप में संग्रहित किया जाता है। सन 1960 से यह तकनीकी शुरू हुई। शुरू में SI का उपयोग किया गया, SI के बाद में दूसरी तकनीकी आई MSI। उसके बाद क्या हुआ? सन 1970 से जब हजारों लाखों ट्रांजिस्टर को एक ही चिप में संग्रहित किया गया, तब से लेकर किस तकनीक का उपयोग हुआ? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया सन 1970 के बाद। तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी का प्रयोग हुआ था? जो आपकी फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? मैग्नेटिक टेप का, केस मेमोरी का, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमी में आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी आती है वो कौन सी होती है? सेमीकंडक्टर में आती है। तो सबसे पहले किस मेमोरी का उपयोग हुआ था? तो आपकी जो प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया था? मैग्नेटिक टेप का उपयोग। यह हो गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी। SSD जो वर्तमान में चल रही है, जैसे 5वीं पीढ़ी है, इसमें SSD का उपयोग किया जा रहा है। और प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया था? मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है? ENIAC कौन सी जनरेशन में? तो 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। और मैग्नेटिक जो मेमोरी है इसका उपयोग किया गया था, किसका? मैग्नेटिक का। अब इसमें ENIAC और UNIAC, किसका? ENIAC इन दोनों कंप्यूटर का उपयोग किया गया। कौन सी पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में किस
मशीनरी लैंग्वेज का, मशीनरी लैंग्वेज। आईबीएम का पूरा नाम, आईबीएम एक कंपनी है। आईबीएम क्या दोस्तों? एक कंपनी है। कहां की कंपनी है? ये आपकी जो कंपनी है आईबीएम कहां की है? इंडिया की है, चाइना की है, रूस की है, कहां की है? यह आपकी अमेरिका की। कहां की? अमेरिका की। अमेरिका। इसका मुख्यालय कहां पर है? यूएसए में। किसका? आईबीएम का मुख्यालय कहां पर है? यूएसए में। तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल है। तो ये हमारा नहीं है। आई का हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6। ये आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के माध्यम से हम क्या पहचान कर सकते हैं? आईपी एड्रेस क्या होता है? तो शुरू में जो आईपी एड्रेस आया था, अभी कौन सा हमारा? IPv6। इससे पहले IPv4 का उपयोग किया गया था। तो इसके बारे में, ये कितने बिट का होता है? तो आई का हो गया इंटरनेट, और पी का हो गया प्रोटोकॉल, वी का हो गया वर्जन। इंटरनेट, प्रोटोकॉल, वर्जन। कौन सा वर्जन हो गया? 6 वर्जन और 4 वर्जन। पहले वर्जन कौन सा था? 4th वर्जन था। तो 4th वर्जन के बाद में कौन सा आ गया? 6। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आती है, तो इसका 4th के बाद 6th का उपयोग क्यों किया गया? तो जो ये 4th वाली जो वर्जन है, इस वर्जन में क्या हुआ? जो 4th में से कितने बिट का उपयोग किया जाता? 32 बिट का। कितने बिट का? 32 बिट का इसमें उपयोग किया जाता था, जिसको 4.3 अरबों, यानी इसमें जो बिट होते हैं इसमें 4.3 अरब क्या होते हैं? 4.3 अरब यूनिक एड्रेस बनाए जा सकते थे। कि आपकी जो 4th वर्जन है वो एक 32 बिट का होता था, और इसमें 4.3 अरब यूनिक एड्रेस बनाए, 4.3 अरब यूनिक एड्रेस बनाए जा सकते थे। लेकिन वर्तमान में आपके जो कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इनकी संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो ज्यादा हो गई तो ज्यादा होने की बजाय एक नया वर्जन आया। कौन सा वर्जन आया? हमारा 6 वर्जन आया। तो 6 वर्जन आने के बाद इसमें जो यूनिक एड्रेस है, उस यूनिक एड्रेस की संख्या क्या कर सकते हैं? ज्यादा कर सकते हैं। यूनिक एड्रेस इसमें ज्यादा बना सकते हैं। यानी आपका 4th जो वर्जन था उसमें यूनिक एड्रेस कितने बना सकते थे? 4.3 अरब तक ही आप यूनिक एड्रेस बना सकते थे। लेकिन जब कंप्यूटरों और स्मार्टफोन की लगातार संख्या बढ़ने से अब यूनिक एड्रेस इसमें बनाए नहीं जा रहे थे। इसकी वजह से कौन से वर्जन का उपयोग किया गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का उपयोग किया गया। और इसकी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आपका जो 4th था उसमें कितने बिट आए थे? 32 बिट। और इसमें कितने बिट तक बना सकते हैं? 128 बिट तक। 4th में 32 बिट, यानी ये बिट की संख्या भी कम है, तो इसमें एड्रेस क्या बनाए जाते थे? कम बनाए जाते थे। और जैसे जैसे कंप्यूटरों की संख्या बढ़ती जाएगी तो एड्रेस की संख्या भी, कंप्यूटर बढ़ेंगे तो यूनिक एड्रेस की संख्या बढ़ेगी, यूनिक एड्रेस की संख्या बढ़ेगी। तो कौन सा वर्जन आ गया? 6
बायोस। तो बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बायोस क्या होता है? बायोस नाम सुना है? बायोस क्या होता है? देखो बायोस क्या होता है, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी का हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आपका ये जब सीपीयू होता है, आप सीपीयू को जब आप ऑन करते हो, जब सीपीयू को ऑन करते हो तो कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होती है? कौन सी प्रक्रिया? बायोस प्रक्रिया। जब कंप्यूटर सीपीयू को ऑन करते हो कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होगी? बायोस प्रक्रिया। और बायोस प्रक्रिया, जब बायोस प्रक्रिया आपकी चालू किया, जब कंप्यूटर को आप चालू करते हो तो कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होती है दोस्तों? बायोस प्रक्रिया चालू होती है। उसके बाद क्या करेगा बायोस? क्या करेगा? पोस्ट करेगा। क्या करेगा? पोस्ट करेगा। तो पोस्ट में क्या होगा? देखो पोस्ट का नाम से पता चल रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब सीपीयू को आप ऑन करते हो बायोस प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बायोस प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद आपको क्या चलेगा? पोस्ट प्रक्रिया स्टार्ट होगी। कौन सी प्रक्रिया? पोस्ट प्रक्रिया। और पोस्ट प्रक्रिया क्या चेक करेगी? आपके जो भी हार्डवेयर हैं, आपके हार्डवेयर जैसे सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड, ये आपके जो हार्डवेयर है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौन चेक करेगा? पोस्ट प्रक्रिया चेक करेगा कि हार्डवेयर सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। जब कोई त्रुटि होगी, जब कोई त्रुटि होगी या इसमें कोई कमी होगी, ये सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो किसकी आवाज आएगी? एक बीप की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? बीप की। बताएगा कि आपके हार्डवेयर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो बीप की आवाज आएगी, या आपको कोई मैसेज के द्वारा स्क्रीन पे मैसेज बताएगा कि इस वजह से ये चल रहा नहीं है। या इसके अलावा जब आपकी बायोस प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद पोस्ट प्रक्रिया पूरी हो गई, किसी प्रकार की इसमें गलती नहीं है, सभी आपके हार्डवेयर जांच लिए गए। जांच होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट प्रक्रिया चालू की जाती है। तो इसका पूरा नाम हो गया बायोस। में पोस्ट का क्या अर्थ होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो। ऑन करने के बाद बायोस प्रक्रिया पोस्ट प्रक्रिया स्टार्ट करेगी, और पोस्ट प्रक्रिया यह देखेगी, क्या देखेगी कि आपके सभी हार्डवेयर सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगी? बीप की आवाज आएगी, अगर या कोई मैसेज के द्वारा एरर को प्रदर्शित करेगा। यदि आपके सभी हार्डवेयर सही ढंग से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, तो बूट प्रक्रिया चालू होगी। बूट प्रक्रिया चालू होने के बाद आपका कंप्यूटर ऑन हो पाएगा। निम्न में से कौन सा डेटाबेस मॉडल हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? तो इसमें यहां पे दे रखा है MSQL नेटवर्क मॉडल, तो इसका आंसर होगा IMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट दे रखा है IBM द्वारा विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा हाई लैंग्वेज कौन सी है? इसके द्वारा IBM, तो देखो उच्च स्तरीय भाषा दोनों ही है, कोबोल भी उच्च स्तरीय है और फोटोन भी उच्च स्तरीय भाषा है। दोनों में क्या है पूछा क्या में? IBM कंपनी द्वारा। तो ये जो फोटोन है किसके द्वारा? IBM कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? अब देखो मुख्य विशेषता क्या है? जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें किसका उपयोग किया गया था?
यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी, इसका द्वितीय पीढ़ी, माइक्रो प्रोसेसर ये आपका तृतीय पीढ़ी हो गया। तृतीय पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो सेकंड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर। फिफ्थ जनरेशन यानी पांचवी जो पीढ़ी की कंप्यूटर है, पांचवी पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई? सन 1980 से। कब से स्टार्ट हुई दोस्तों? सन 1980 से। पांचवी पीढ़ी, पंचम पीढ़ी है आपकी। जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? स्पीड को बढ़ाना, यानी स्पीड बढ़ाना भी नहीं था, कॉस्ट को घटाना। कॉस्ट तो कैसे घटेगी? जैसे नए नए फीचर आएंगे तो क्या महंगे होंगे, कॉस्ट नहीं घटेगी। आर्टिफिशियल एआई पर आधारित है। किस पे आधारित है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। पांचवी पीढ़ी के जो सारे भी कंप्यूटर है वर्तमान में, ये एआई पर आधारित है। आपके जो भी लेटेस्ट जो आपके जो मोबाइल हैं, स्मार्टफोन होते हैं, ये भी किस पे आधारित है? एआई पर आधारित है। किस पे? एआई पर आधारित है। मेमोरी की साइज को बढ़ाना, मेमोरी की साइज को बढ़ाना नहीं होता है। किस पे आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर। IBM 1401 कंप्यूटर किस जनरेशन से संबंधित है? किस जनरेशन से संबंधित है? ये कौन सी जनरेशन से संबंधित है? पहली जनरेशन से संबंधित है, या दूसरी जनरेशन से संबंधित है, या थर्ड जनरेशन से, या पांचवी पीढ़ी, या कौन सी जनरेशन से संबंधित है? फर्स्ट जनरेशन में ENIAC यूनिएक का इस्तेमाल किया गया, प्रथम जो पीढ़ी थी, तो इसमें तो इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। IBM 1401 का आविष्कार, इसमें किस एक तो कौन सा था? IBM सेकेंड में IBM 1401। दूसरा और कौन था? दूसरे कंप्यूटर का क्या नाम था? IBM 7094। उसके बाद आई आपकी थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप से संबंधित कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सेकेंड जनरेशन। कौन सी जनरेशन? सेकेंड जनरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर ये हमारा यूजर और हार्डवेयर, यानी यूजर ये यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाने का कार्य कौन करता है? बायोस नहीं करता है। बायोस तो क्या करता है? जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो उस समय बायोस की प्रक्रिया चालू हो जाती है। रोम क्या होती है? रोम क्या होती है? इसमें डेटा को स्टोरेज किया जाता है। किसमें? रोम के अंतर्गत डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोरेज करते हैं। उसके बाद कंपाइलर क्या होता है? अनुवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है। अनुवाद करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद के लिए। कर्नेल हो गए, क्या हो गया? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो आपके यूजर और हार्डवेयर होता है, इनके बीच इंटरफेस बनाने का कार्य कौन करता है? कर्नेल। कर्नेल। कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी जो कैश मेमोरी होती है, सबसे जो तेज मेमोरी होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि सीपीयू और आपका जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच डेटा की गति को बढ़ाने के लिए आपका जो सीपीयू होगा और आपकी जो मेन मेमोरी होगी, मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। दोस्तों कौन सी में होती है मेन मेमोरी? रैम होती है।
और दोनों के बीच डेटा की गति को, अब देखो डेटा की गति कैसे होती है, ये आपका सीपीयू, ये हो गया आपकी केस मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? केस। जब सीपीयू को कोई डेटा की आवश्यकता होती है तो किसके पास जाएगा? मेन मेमोरी के पास। किसके पास? रैम के पास जाएगा। तो ये जो केस मेमोरी होती है, तो सीपीयू के द्वारा बार बार यूज में ली जाने वाली जो फाइलें होती है, जो डेटा होते हैं, उसको टेम्परेली स्टोरेज करता है। क्या रखता है? टेम्परेली स्टोर रखता है डेटा को। तो जब सीपीयू को किसी भी डेटा की आवश्यकता होगी, टेम्परेरी रूप में कहां से ले लेगा? केस मेमोरी से ले लेगा। तो सीपीयू को रैम के पास जाना नहीं होगा, उसकी मुख्य मेमोरी के पास जाना नहीं होगा, उसके पास नहीं जाएगा, उसके किससे ले लेगा? केस मेमोरी से ले लेगा। तो इसके पास जाने में कम समय लगेगा, कम समय लगेगा, तो कार्य क्या होगा? फास्ट होगा। अब देखो कोई भी कार्य मान लो, जैसे आपको यहां पे वो कार्य हो रहा है और यहां पर 6 किलोमीटर दूर, यहां पर आप हो जैसे, और 6 किलोमीटर दूर आपको कार्य के लिए जाना है। यही कार्य आपको 4 किलोमीटर में, कोई भी कार्य के लिए 6 किलोमीटर जाना हो, तो यही कार्य आपको 4 किलोमीटर में पूरा हो रहा है आपको, यानी 6 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, आपको 4 किलोमीटर भी आप उस कार्य को निपटा सकते हो। तो आपको क्या लगेगा? कम समय लगेगा। कम समय लगेगा तो कम समय लगेगा क्या होगा? आपका कार्य भी जल्दी हो जाएगा और समय की भी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। तो सीपीयू और आपको जो मेन मेमोरी होती है, उसके बीच डेटा की गति को बढ़ाना, यानी डेटा क्या मिलेगा? फास्ट मिलेगा। सीपीयू को रैम के पास जाना नहीं हो, डायरेक्ट वो कहां से ले लेगा? टेम्परेरी रूप में कहां पे सेव रहती है? उसके पास केस मेमोरी में सेव रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच डेटा की गति को बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपाइलर का, यानी कंपाइलर का कार्य क्या होता है? प्रोग्रामों को मशीनी कोड में बदलने के लिए, प्रोग्रामों को डिलीट करने के लिए, एरर को इग्नोर करने के लिए, वायरस को डिलीट करने के लिए। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। क्या होता है कंपाइलर? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या कार्य करता है? सॉफ्टवेयर जो हाई लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा होती है, उच्च स्तरीय भाषा को किस में कन्वर्ट कर देता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? कंपाइलर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लैंग्वेज में, आपकी जो हाई लैंग्वेज में कोई भी डेटा आपने, हाई लैंग्वेज डेटा को किस में कन्वर्ट करेगा? मशीनरी लैंग्वेज में। मशीनरी लैंग्वेज। अब मशीनरी लैंग्वेज कौन सी हो गई? मशीनरी लैंग्वेज कौन सी हो गई? मशीनरी से आप हिंदी इंग्लिश में लिखते हो, उस भाषा को पहचानेगा का नहीं। मशीनरी लैंग्वेज में क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। कौन परिवर्तित करेगा? कंपाइलर। हाई लैंग्वेज को किस भाषा में? मशीनरी। मशीनरी भाषा, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? बाइनरी भाषा को, बाइनरी भाषा का। अब आपकी जो बाइनरी भाषा होती है वो 0 और 1 में लिखी जाती है। तो कंपाइलर क्या होगा? प्रोग्रामों को मशीनी कोड में बदलने के लिए क्या होगा? प्रोग्रामों को मशीनी कोड में बदलने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है और इनके कार्य क्या होते हैं? तो डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर भी क्या होता है? एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर होता है। जब आप कोई कंप्यूटर होता है, क्या होता है? कंप्यूटर होता है, और कंप्यूटर पे आप कोई भी जैसे प्रिंटर लगाते हो और प्रिंटर को आप चालू करते हो, नया कोई जैसे कंप्यूटर आपने खरीदा है या कोई नया क्या खरीदा आपने? सीपीयू खरीदा है, और डायरेक्ट आपने उसको क्या लगा दिया? प्रिंटर लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रिंटर लगा दिया। अब आपने डायरेक्ट प्रिंटर लगाया है और आप प्रिंट दे रहे हो, तो क्या प्रिंट निकलेगा? प्रिंट नहीं निकलेगा। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? हमें डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर
तो डिवाइस ड्राइवर क्या एक सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, और जिसके माध्यम से वो पहचान करता है कि ये ड्राइवर इसमें इंस्टॉलेशन है या नहीं है। तो डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या होता है, हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए, यानी आपका जो हार्डवेयर है, जो ये प्रिंटर हो गया, जैसे आपका ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर क्या हो गया आपका हार्डवेयर, क्या हो गया प्रिंटर, क्या हो गया हार्डवेयर। अब प्रिंटर को किससे जोड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, डिवाइस ड्राइवर की, इसकी डिवाइस ड्राइवर की। और बिना ड्राइवर के आप हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, आपको डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होगी। बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सिस्टम, नहीं होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस प्रक्रिया क्या होती है, अभी मैंने पहले बताया था बायोस क्या होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, बायोस प्रक्रिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो पहला देर का आपको एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड किसका भाग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, किसका भाग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।